नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे। आज मैं बात करूंगी बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर नीति शास्त्र एथिक्स के संबंध में। और चूंकि ये नीति शास्त्र से संबंधित मेरा पहला वीडियो है, तो आज मैं बताऊंगी कि नीति शास्त्र क्या है, उसका स्वरूप और क्षेत्र क्या है। पर इससे पहले कि मैं अपने मूल विषय पर आऊं, प्रारंभ में ही कुछ प्रश्नों पर आपका ध्यान चाहूंगी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और उनका उत्तर खोजने का प्रयास करें, तो आपके लिए नीति शास्त्र का स्वरूप और उसका क्षेत्र समझना संभवतः अधिक सरल हो जाएगा। पहला प्रश्न है, जब आप ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति या उसका चरित्र अच्छा या बुरा है, या जब आप कहते हैं अमुक कर्म उचित है या अनुचित है, या जब आप कहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई कर्म करना या ना करना ही हमारा कर्तव्य है, तो आपके इन वाक्यों या निर्णयों का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है? दूसरे शब्दों में कहूं तो जब आप अपने दैनिक जीवन में अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो इन वाक्यों के द्वारा आप कहना क्या चाहते हैं? दूसरा प्रश्न है कि क्या आपने इस प्रकार के निर्णयों को सत्य प्रमाणित करने के लिए तर्कसंगत या ठोस कारण प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि हाँ, तो वे कौन से कारण हैं और उन कारणों को उचित या तर्कसंगत क्यों माना जाना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, क्या मनुष्य को कुछ कर्म करने या ना करने की स्वतंत्रता है? क्या उसे अपने कुछ विशेष कर्मों के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है? यदि हाँ, तो उसे क्यों, कहां तक और अपने किन कर्मों के लिए उत्तरदायी मानना आवश्यक है? प्रश्न चौथा है कि मनुष्य होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या हैं और उनका निर्धारण किस आधार पर और किसके द्वारा किया जा सकता है? पांचवा प्रश्न है, क्या हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य केवल अपना सुख और हित होना चाहिए, या हमें दूसरों के सुख या हित के लिए ही सब कुछ करना चाहिए? यदि अपने और दूसरों के सुख और हित में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, तो फिर इस संतुलन का आधार या उपाय क्या है? और छठा प्रश्न है कि क्या मानव के जीवन का कोई परम लक्ष्य या अंतिम साध्य है? यदि हाँ, तो ये परम लक्ष्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए? क्या दूसरों की चिंता किए बिना मनुष्य को जीवन के इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए? मानव जीवन के इन्हीं आधारभूत प्रश्नों और ऐसे ही अन्य अनेक प्रश्नों पर नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन व्यवस्थित रूप से विचार करता है और उनका समुचित और संतोषप्रद उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर नीति शास्त्र क्या है। क्या नीति शास्त्र की कोई परिभाषा दी जा सकती है? तो बिल्कुल, नीति शास्त्र की एक सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है, जो इस प्रकार है कि नीति शास्त्र वह मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित, अनुचित या शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों या मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है। अब देखिए, नीति शास्त्र की ये जो परिभाषा है, बड़ी संक्षिप्त प्रतीत हो रही है, लेकिन ये वास्तव में बहुत व्यापक है। इस परिभाषा को भली भांति समझने के लिए हमें इसको विभिन्न खंडों में विश्लेषित करना चाहिए। ये जो विभिन्न खंड हैं, ये इस प्रकार हो सकते हैं कि पहला, नीति शास्त्र एक विज्ञान है। दूसरा, यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है। तीसरा, यह केवल मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है। चौथा,
यह समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण के संबंध में ही निर्णय लेता है। और पांचवा कि ये कुछ मूल सिद्धांतों या आधारभूत आदर्शों की स्थापना करता है। अब जरा हम विस्तार से नीति शास्त्र की परिभाषा के ये जो खंड हैं इन पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अधिकतर विचारक नीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विज्ञान की मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। किसी विषय, वस्तु या घटना का यथासंभव पूर्ण, क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवेचन करना और साथ ही पूर्ण से या निष्पक्ष होकर उससे संबंधित सत्य का अनुसंधान करना, यही तो विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रकार क्रमबद्धता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और सत्य की खोज विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं और अधिकतर दार्शनिकों का मानना है कि ये सभी विशेषताएं नीति शास्त्र में भी विद्यमान हैं। नीति शास्त्र भी मानव जीवन से संबंधित नैतिक समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है। वह मनुष्य के स्वभाव और उसकी क्षमताओं के आधार पर इन समस्याओं का स्पष्टीकरण और समाधान करने का प्रयत्न करता है। साथ ही मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ मूल सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करने का भी प्रयास करता है, इसलिए उसे विज्ञान मानना उचित ही है। दूसरा बिंदु ये है कि नीति शास्त्र विज्ञान है, ये तो सिद्ध हो गया, पर प्रश्न उठता है कि नीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? क्या वो वस्तुपरक या विवरणात्मक विज्ञान है या फिर वो मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है? तो इसका उत्तर ये है कि नीति शास्त्र वस्तुपरक या विवरणात्मक विज्ञान न होकर मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है। जो विज्ञान किसी विषय, वस्तु या घटना का मूल्यांकन ना करके उसका केवल तथ्यात्मक वर्णन करते हैं, यानी जो जैसा है वैसा बताते हैं, उन्हें विवरणात्मक विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि वनस्पति शास्त्र, बॉटनी, वो एक विवरणात्मक विज्ञान है क्योंकि वह पेड़ पौधों का उसी रूप में वर्णन करता है जिस रूप में वे पाए जाते हैं। वह उन्हें अच्छे या बुरे, सुंदर या कुरूप कहकर उनका मूल्यांकन नहीं करता। इसी प्रकार मनोविज्ञान, साइकोलॉजी भी एक विवरणात्मक विज्ञान है क्योंकि वो भी मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का मूल्यांकन ना करके उनका उसी रूप में वर्णन करता है जिस रूप में वह होती हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे विज्ञान भी हैं जो विवरणात्मक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते क्योंकि इन विज्ञानों का उद्देश्य किसी विषय या वस्तु का केवल तथ्यात्मक वर्णन न होकर उसका मूल्यांकन करना होता है। ऐसे सभी विज्ञानों को मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान कहा जाता है क्योंकि मूल्यांकन किसी मानक या आदर्श के दृष्टिकोण से किया जाता है। किसी वस्तु का मूल्यांकन करने का अर्थ ये निर्णय करना है कि वो वस्तु उस मानक या आदर्श के अनुरूप है या नहीं। जैसे जब हम किसी वस्तु को सुंदर कहकर उसका मूल्यांकन करते हैं, तब हम ये निर्णय दे रहे हैं कि जो वस्तु है वो हमारे सौंदर्य के आदर्श के अनुरूप है। तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और नीति शास्त्र ऐसे ही आदर्श मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र का उद्देश्य हमें ये बताना है कि हम किन नियमों, सिद्धांतों या आदर्शों के आधार पर किसी कर्म को उचित या अनुचित और किसी व्यक्ति, उसके चरित्र को शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा कह सकते हैं। वह हमें यह भी बताता है कि हम जिस नियम, आदर्श या सिद्धांत के आधार पर मनुष्य के कर्मों या चरित्र का निर्णय करते हैं वह क्यों उचित और मान्य है। इस प्रकार विवरणात्मक विज्ञानों के विपरीत नीति शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य और उसके कर्मों का तथ्यात्मक वर्णन न होकर उनके मूल्यांकन के मानक का निरूपण करना ही है और यही कारण है कि इसे आदर्श मूलक विज्ञान माना जाता है। अब परिभाषा के तीसरे खंड पर विचार करते हैं कि नीति शास्त्र केवल सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है। मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त व्यक्तियों, बहुत छोटे बालकों या पशुओं के कर्मों का नहीं। दरअसल मनुष्य के कर्मों को मुख्यतः दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है अनैच्छिक कर्म और दूसरा है ऐच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म वे हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता, जिन्हें करने या ना करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं होता, जैसे पाचन क्रिया, जैसे हृदय की धड़कन, जैसे रक्त संचार। ये सारी क्रियाएं मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं उसके नियंत्रण में नहीं होती और वह इन्हें जानबूझकर स्वयं नहीं करता। यही कारण है कि इन क्रियाओं को अनैच्छिक कर्म कहा जाता है।
इसी अर्थ में मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त व्यक्तियों, बहुत छोटे बच्चों और पशुओं के कर्म भी अनैच्छिक माने जाते हैं, क्योंकि वे इन सभी कर्मों को अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार सोच समझ कर नहीं करते। वे ये सब कर्म कुछ ऐसी शक्तियों के वशीभूत होकर करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। नीति शास्त्र ऐसे अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि इनके संबंध में कर्ता को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। इसके विपरीत ऐच्छिक कर्म वे हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है, जिन कर्मों पर मनुष्य का नियंत्रण होता है और जिन्हें वह अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार कर या छोड़ सकता है। ये कर्म मनुष्य जानबूझकर सोच समझकर करता है, किसी बाह्य या आंतरिक विवशता के कारण नहीं। अतः इन कर्मों के लिए उसे उत्तरदायी माना जाता है। उसके इन्हीं ऐच्छिक कर्मों को आचरण की संज्ञा दी जाती है और नीति शास्त्र केवल इन्हीं कर्मों का मूल्यांकन करता है, अर्थात वह ये बताता है कि इनमें से कौन से कर्म उचित हैं और कौन से अनुचित। अपने इस निर्णय के समर्थन में नीति शास्त्र पर्याप्त कारण और तर्क भी प्रस्तुत करता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं, अभ्यास जन्य कर्म जिसे कहा जाता है, जो आदत या अभ्यास के फलस्वरूप किए जाते हैं। जैसे किसी अपराधी के द्वारा बार बार एक ही अपराध किया जा रहा है, ये अभ्यास जन्य कर्म है। तो प्रश्न उठता है, क्या ऐसे सभी कर्मों को ऐच्छिक माना जाएगा? तो नीति शास्त्र की दृष्टि से ऐसे सभी कर्मों को भी ऐच्छिक ही माना जाता है, क्योंकि इनकी आदत पड़ने से पूर्व मनुष्य इन्हें करने या ना करने के लिए तो स्वतंत्र था ही। अब परिभाषा का चौथा खंड क्या है, उसे समझते हैं। चौथा बिंदु यह है कि नीति शास्त्र केवल उन्हीं सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक जीवन, दूसरों के साथ मिलकर रहते हुए सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करने की मनुष्य की आवश्यकता के संदर्भ में ही तो नीति शास्त्र का महत्व है। यदि मनुष्य बिल्कुल अकेला रहता और उसके कर्म अन्य व्यक्तियों के कर्मों को ना तो प्रभावित करते और ना उनके द्वारा प्रभावित होते, तो नीति शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं होती। परंतु सभी सामान्य मनुष्यों को जन्म से मृत्यु तक किसी समुदाय में रहकर सामाजिक जीवन बिताना पड़ता है। फलते उनके अधिकतर कर्म किसी न किसी रूप में एक दूसरे के जीवन को अवश्य प्रभावित करते हैं। मनुष्यों की इच्छाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों और स्वार्थों में भेद और विरोध के कारण उनमें परस्पर संघर्ष भी उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन बहुत कठिन हो जाता है। वस्तुतः इसी कठिनाई को दूर करने के लिए नीति शास्त्र का विकास हुआ है, जो ऐसे नैतिक नियमों या सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है जिनके द्वारा समाज में यथासंभव अधिकाधिक व्यवस्था और सामंजस्य की स्थापना की जा सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सभी साधारण मनुष्यों के लिए नीति शास्त्र का विशेष महत्व है। और अब हम आते हैं परिभाषा के आखिरी खंड पे, 5वें खंड पे, कि सामाजिक पृष्ठभूमि में ही नीति शास्त्र मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ मूल सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना का प्रयास करता है। नीति शास्त्र के लिए यह बताना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मानव का कर्म क्षेत्र तो बहुत अधिक विस्तृत है और सभी मनुष्यों की परिस्थितियां भी पूर्णतः समान नहीं होती। इसी कारण नीति शास्त्र कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांतों या आदर्शों का प्रतिपादन करता है जिनके अनुसार लगभग समान परिस्थितियों में सामान्य मनुष्यों के स्वयं अपने प्रति और दूसरों के प्रति मुख्य कर्तव्यों को निर्धारित किया जा सके। इस संबंध में कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या किसी ऐसे मूल सिद्धांत या आदर्श की स्थापना संभव है जो सभी परिस्थितियों में सभी मनुष्यों के समस्त कर्तव्यों को निर्धारित कर सके। तो हमारे विचार से इस प्रश्न का उत्तर तो नकारात्मक ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन इतना जटिल, उसकी परिस्थितियां इतनी विविध हैं कि कोई भी एक सिद्धांत या आदर्श औचित्य एवं कर्तव्य के संबंध में उसका सदैव ठीक ठीक मार्गदर्शन नहीं कर सकता। परंतु नीति शास्त्र कुछ ऐसे आधारभूत नियम, आदर्श या सिद्धांत अवश्य प्रस्तुत कर सकता है जो सामान्यतः मनुष्यों को ये बता सके कि उन्हें किन मूल कर्तव्यों का और क्यों पालन करना चाहिए। वस्तुतः कर्तव्य निर्धारण के संबंध में मनुष्य का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए
मूल आदर्शों या सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास ही नीति शास्त्र का प्रमुख ध्येय है और इसी कारण इसे आदर्श मूलक विज्ञान की संज्ञा भी दी गई है। धन्यवाद।